ओके, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक ऑफ एनएमआर हमने देखा था, और कुछ सिलेक्शन रूल्स हमने देखे थे। और बेसिक ऑफ एनएमआर में हमने देखा था कि एनएमआर में जो है बेसिकली हम पढ़ते हैं न्यूक्लियाई के बारे में। हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूक्लियाई का जो स्पिन होता है उसको हम चेंज करते हैं यूजिंग रेडियो वेव्स। मतलब क्या, ये जो एनएमआर है that is nuclear magnetic resonance, in this we use radio waves। EMR स्पेक्ट्रम में हम रेडियो वेव्स जो होते हैं सबसे कम एनर्जी वाले जो वेव्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं, और उनका वेवलेंथ जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। ये हमने बेसिक में पढ़ लिया था। और न्यूक्लियस का स्पिन चेंज होता है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब उसमें बाद में हमने देखा था कि सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। सिलेक्शन रूल्स में हमने देखा था कि जो आई होता है, आई मतलब क्या, जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है आई, अब वो किसी एटम्स में जो होते हैं वो जीरो होता है, और कुछ एटम्स में वो नॉन जीरो होता है। अब जिस एटम में वो नॉन जीरो होता है वो होता है एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, और जिनमें जीरो होता है वो होते हैं क्या, एनएमआर इनएक्टिव। एग्जांपल्स में देखे थे क्या, एग्जांपल में जो 12C कार्बन है, कार्बन जो है यहाँ पर जो है हमारा मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। मतलब क्या, ये जो स्पीशीज है ये हमारा एनएमआर इनएक्टिव होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 13 कार्बन लूँ अगर मैं 13 कार्बन लूँ, ये जो है कार्बन का और एक आइसोटोप है, इसको अगर मैं लूँ, ये भाई साहब ये जो होगा ये एनएमआर एक्टिव होगा, और इसका जो आई वैल्यू होगा ये होगा हाफ का इंटीजर। ये क्या होगा, हाफ का इंटीजर। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर 17, क्लोरीन की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका जो आई का वैल्यू होगा दैट विल बी 3/2। ऐसे हमको ये पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वन ऑफ द मास नंबर जो है वो ऑड मिल रहा है हमको, और जो एटॉमिक नंबर है वो है इवन। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये बताया था कि अगर मास नंबर जो है वो ऑड हो जाए, जो मास नंबर है अगर वो इवन हो जाए और एटॉमिक नंबर जो है अगर वो ऑड हो जाए, एग्जांपल जो है हमारा नाइट्रोजन 14 इस केस में जो है इंटीजर जो आई जो हमको मिलता है वो 1 का इंटीजर मिलता है, 1 into n, 1 का इंटीजर हमको मिलता है। मतलब क्या, n = 1 2 3 ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ा था कि हम जो है we study the NMR of proton and carbon much more in compared to the NMR of nitrogen। ऐसा हमने क्यों पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जब ये जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, अगर ये हाफ से कम हो या फिर इक्वल टू हाफ हो, और अगर ये हाफ से भाई ज्यादा हो, एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या है, हाफ से ज्यादा है, 1 है। तो ऐसे केसेस में न्यूक्लियाई जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। न्यूक्लियाई जो होता है इन केसेस में स्फेरिकल होता है, और क्योंकि स्फेरिकल होता है इनका जो सिग्नल मिलता है हमको वो बहुत इजी होता है टू डिटरमाइन। और कंपेयर करूँ मैं अगर मैं नाइट्रोजन से, पहले ही यहाँ पर मुझे 3 स्प्लिटिंग मिल रहे हैं, ये हमने पहले क्लास में देखा था, पहले ही इनको हमें 3 स्प्लिटिंग मिल रहा है। और अगर मैं इसको स्टडी करने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स मिलते हैं या फिर डिस्टर्ब्ड सिग्नल्स मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, इस तरह के न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिनमें सिग्नल जो है वो इजीली मिलते हैं, इजीली डिटरमाइन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन क्वाड्रुपुलर कहते हैं। और इन केस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्टर्ब सिग्नल्स मिलते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रुपुलर सिग्नल्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रुपुलर सिग्नल्स हम इनको कहते हैं। तो ये हमने सिलेक्शन रूल्स और बेसिक पढ़ा था एनएमआर के लिए। आज हम देखेंगे कि एनएमआर का जो प्रिंसिपल जो एनएमआर का है वो क्या है। प्रिंसिपल जो है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए प्रिंसिपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज मेरे पास 2 न्यूक्लियाई है, यहाँ पर एक न्यूक्लियाई, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर और एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे होगा।
ये दो न्यूक्लियाई जो मेरे पास है, सपोज मैं एग्जांपल लूँ, मान इसका न्यूक्लियाई है, ये प्रोटॉन का न्यूक्लियाई है, और चूंकि हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पर H हाइड्रोजन में जो है एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियाई में, इसलिए हम प्रोटॉन NMR को क्या कहते हैं, PMR भी कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर दो न्यूक्लियाई मेरे पास है, अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में बताऊं, मतलब क्या, ये जस्ट इन स्पेस, एक स्पेस में, यूनिवर्स में, अगर मैं एक हाइड्रोजन को देखूं, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दो हाइड्रोजन एटम्स को अगर मैं लूं इन आइसोलेटेड स्पेस, इन आइसोलेटेड स्पेस में अगर मैं देखूं, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये न्यूक्लियाई एक चार्ज्ड पार्टिकल है, एंड इन फिजिक्स वी नो व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल रोटेट्स और मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये एक्ट करता है एज अ टाइनी मैग्नेट, ये एक्ट करता है एज अ टाइनी मैग्नेट। ये जो है न्यूक्लियाई जो है, इट विल एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। और इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड्स जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियाई है, क्योंकि इनमें एक ही प्रोटॉन है और ये सेम एटम के हैं, और इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट हो रहा है उनका, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होने वाला है। द ओनली डिफरेंस विल बी इन देयर डायरेक्शन, मतलब क्या, एक जो होगा क्लॉकवाइज में होगा, एक जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। एक का डायरेक्शन हमने यूज किया था क्या, राइट हैंड थंब रूल हमने यूज किया था, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स होने वाला है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। बट जो मैग्नीट्यूड है वो जो है सेम ही होने वाला है। ये केस में याद रखें, ये केस जो है, ये एक आइसोलेटेड स्पेस में ये केस होगा। अगर मैं अब NMR में जो हम यूज करते हैं, बहुत ही बड़े वाले मैग्नेट्स हम यूज करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, सुपर कंडक्टर्स हम यूज करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम यूज करते हैं। जब मैं अब अगर मैं इन्हीं दो एटम्स को अगर मैं लूँ, ये टाइनी मैग्नेट्स जो है, अगर इसको मैं अब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये आइसोलेटेड स्पेस में है, अगर इसी को अब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में लूँ, यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ, ये दोनों जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। अब अगर मैं इन दोनों आइसोलेटेड एटम्स को इस मैग्नेटिक फील्ड में ले लूँ, अब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये मैग्नेट का जो है नॉर्थ है, साउथ है, इसका जो होगा ये साउथ होगा और नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और नॉर्थ होगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँ, कंसीडरिंग दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, जस्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, आप उल्टा भी ले सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये वैल्यूज ले रहा हूँ। तो जब ये टाइनी मैग्नेट्स को मैं यहाँ पर रखूँगा, तो इसका जो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, B0 से मैं डिनोट करता हूँ इसको, ये B0 से मैं डिनोट करता हूँ, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस टाइनी मैग्नेट पर अब इफेक्ट करने लगेगा। अब क्या होगा, अफेक्ट करने लगेगा, और क्योंकि ये जो एटम है, इसका जो साउथ है यहाँ पर है, और इसका नॉर्थ है यहाँ पर है, हमने बचपन में भी देखा है कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब क्या होगा, जब इसका जो ये जो टाइनी मैग्नेट है, ये जो न्यूक्लियाई है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो ये जो है अब एनर्जी इसका कम हो जाएगा, और ये यहाँ पर होगा। और क्योंकि इस वाले टाइनी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट है टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो है ऑपोजिट है, यहाँ पर रिपल्शन होगा, और क्योंकि रिपल्शन होगा मतलब क्या, एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए ये जो होगा एक हायर स्टेट में होगा, और इसका वैल्यू हम लिखते हैं +½ और इसका हम लिखते हैं -½ इसका हम क्या लिखते हैं, +½ और इसका हम लिखते हैं -½ ये +½ और -½ वही कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है +I, फिर जाते हैं हम
प्लस आई माइनस वन और प्लस आई माइनस आई प्लस वन, और फिर हम लिखते हैं माइनस आई। इससे हमको मिलता है, और हमको पता है कि 1h में जो है आई का वैल्यू जो है वो हाफ होता है, तो हमको मिलेगा प्लस हाफ और माइनस हाफ ही हमको मिलने वाला है। ओके, सो ये हमने प्रिंसिपल, ये बस प्रिंसिपल का स्टार्टिंग है, और भी आगे बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ एक बेसिक है। तो हमने क्या देखा, जब ये एटम, जब ये जो दो एटम से जब आइसोलेटेड इसमें होंगे तो वो डीजेनरेट होंगे, मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड जो होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होने वाला है। लेकिन जब भी इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रख दूं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दूं, तब क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अब अफेक्ट करने लगेगा। और ये जो दोनों हैं जिनमें एक काउंटर क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज का स्पिन चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को स्प्लिट कर लेंगे और दो एनर्जी लेवल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर स्प्लिटिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं। और इसी से अब क्या होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अब क्या होगा, अब जब मैं, आप देखिए आगे, ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर डेल्टा ई जो है, जब मैं अब रेडियो वेव्स जब यहाँ पर मैं बॉम्बार्ड करूंगा, जब मैं रेडियो वेव्स को मैं बॉम्बार्ड करूंगा, तब क्या होगा भाई, तब होगा यही कि इस रेडियो वेव्स में कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसा होगा जो इस डेल्टा ई से मैच करेगा, और वही रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऑब्जॉर्व होगा। इसलिए हम एनएमआर को क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये यहाँ पर जो रेडियो वेव्स का जो एक रेंज होता है, उसमें से एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जो इस डिफरेंस को मैच करेगा, और जब भी यहाँ पर वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ये जो प्लस हाफ में है, ये जो स्पीशीज है, ये एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा और अपना स्पिन चेंज करेगा। ये जो न्यूक्लियर यहाँ पर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, एक्साइट होगा और ऊपर चले जाएगा। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग। यहाँ पर क्या होता है, स्पिन फ्लिपिंग होता है यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है यहाँ पर, वो है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये गैमा जो है, इसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको हम कहते हैं। अब जो है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच कट, ओके, गैमा बी नॉट, ये जो है इसका फॉर्मूला है। और जो रेडियो वेव्स के लिए जब हम यूज करते हैं वो ईएमआर है, क्योंकि वो ईएमआर है, वो एक फोटोन है, उसके लिए जो है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो जब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एच न्यू इक्वल्स टू एच कट जो होता है हमको पता है वो होता है h/2 पाई गैमा बी जीरो। एच और एच कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन है। ये जो फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन है। और एक फ्रीक्वेंसी हमको आगे मिलने वाला है, वो होगा लामा फ्रीक्वेंसी या फिर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे उस प्रिंसिपल में, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसेशन में, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो होता है ये होता है अब्जॉर्प्शन, जो मतलब कौन से फ्रीक्वेंसी से रेडियो वेव्स को वो अब्जॉर्ब कर रहा है, ये होता है अब्जॉर्प्शन वाला फ्रीक्वेंसी। एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट गैमा B0 अपॉन 2 पाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने क्या देखा, ये जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है from the radio waves, there is a certain amount of frequency, there is a certain frequency which will match with this energy difference. इस एनर्जी डिफरेंस से मैच करेगा, और मैच करने के बाद ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और अपना स्पिन चेंज करके ऊपर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है,
ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट है, कार्बन के लिए डिफरेंट है, ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट है, नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट है। हर एक न्यूक्लियाई के लिए ये डिफरेंट है। इसको हम चाहे डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्वांटम केमिस्ट्री में चला जाता है, वो क्वांटम केमिस्ट्री में चला जाता है, उसके इसलिए हम इसको हम डिराइव नहीं करेंगे। जस्ट हम फॉर्मूला को देखते हैं। तो ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है ये हर एक एटम के लिए जो है वो डिफरेंट होता है, और हाइड्रोजन के लिए जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू इनकेस ऑफ कार्बन। और इसी वजह से ये एक रीज़न है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका जो पीएमआर जो होता है वो मच मोर इजियर है स्टडी करने के लिए एज कम्पेयर टू कार्बन। ये एक रीज़न है, इसको हम याद रखने वाले हैं। और इसके आगे जो है जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही एक मतलब कि डिटेल टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं बस मतलब ऐसे ही पढ़ा नहीं सकता, तो उसको डिटेल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये हमने प्रिंसिपल का जो बहुत ही छोटा पार्ट हमने देखा है, और भी आगे बाकी है। हमारा प्रिंसिपल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको आज के लेक्चर में ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी आपको डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर मुझे पूछें। ओके, थैंक यू।